हे माय नेम इज़ आतिफ़ आसिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो कि यूज़ होते हैं एचटीएमएल फॉर्म में। ओके, तो ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं कुछ एट्रीब्यूट को मैंने वीडियोस में डाल दिया है, यानी कि स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ कुछ एट्रीब्यूट्स के, और काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि ना एंड पे या एक वीडियो बना लीजिए कि सारे ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट इस वीडियो में आ रहे हों। तो अगर कोई स्टूडेंट जो इस वीडियो देख रहा है, अगर वो वीडियो देख लेता है, ठीक है, तो उसको उसको भी समझ आ जाए। ओके जी, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं। मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, रिक्वायर्ड, रीड ओनली, डिसेबल, जो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने लिखे हुए हैं। इसको देख के टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ता आहिस्ता करके वीडियो देख लेना, और वीडियो इतनी लंबी भी नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्लेस होल्डर से। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप एट्रीब्यूट आता होगा। मुझे इस चीज़ की उम्मीद है, ये टाइप एट्रीब्यूट आपको आता होगा, इनपुट टैग आता होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है। जिनको नहीं आता, लिंक पे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। फॉर्म टैग की बिगिनिंग से लेके एंड तक जो मैंने करवाया है फॉर्म टैग, इनपुट टैग्स के बारे में, वो उससे जाकर देखें। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एट्रीब्यूट्स की बात करूँगा। पहले एट्रीब्यूट की मैं बात करता हूँ वैल्यू की। ओके, पहले एट्रीब्यूट की मैं बात करता हूँ वैल्यू की। प्लेस होल्डर के बारे में भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। पहले मैं बात करता हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट की। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि इसके अंदर मैं जो भी लिख रहा हूँ, आतिफ आसिम, ये इस फील्ड की वैल्यू है। ओके, अब ये फील्ड कौन सी है? ये वाली फील्ड। ये फील्ड है ये वाली फील्ड है, वो ये वाली फील्ड है, ये वाली फील्ड। तो इसकी जो वैल्यू है इस फील्ड की, यहाँ पे एक्चुअली में वैल्यू एट्रीब्यूट आता है। और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो आतिफ आसिम हमको नज़र आ रहा है, वैल्यू है किसकी? इस फील्ड की। ओके, तो वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है? वैल्यू एट्रीब्यूट एक्चुअली में ये होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू आती है इस किसी भी इनपुट टैग की। जैसे कि मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर मैं इसको यूज़ करूँ आतिफ आसिम, तो इस फील्ड का वैल्यू एट्रीब्यूट एक है जिसके अंदर ये वाली वैल्यू जा रही है। ओके जी, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन जा रही है। ओके जी, जा रही है। अब आपको मैं वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन। ये मैंने वैल्यू लिखा, पहले नहीं लिखा हुआ था लेकिन जा रही थी, ट्रस्ट मी। इसकी वजह ये है क्योंकि आगे जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसे पकड़ने के लिए PHP, जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो वैल्यू को पकड़ा जाता है। तो अगर मैं अब लिखता हूँ आतिफ आसिम, या मैं अभी लिखता हूँ मोबाइल, अब इसकी वैल्यू में क्या है? मोबाइल। इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, सी मोबाइल आ गया। जैसे मैंने आतिफ आसिम लिखा था वैसे मोबाइल आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो उससे आगे और भी कुछ लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू में जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू में है और आप इसको पकड़ सकते हैं। ओके, किस तरह पकड़ सकते हैं वो अगली बात है। जब आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर अंदर तक जाएंगे, PHP यूज़ करेंगे या जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जो कि लैंग्वेजेस हैं, तो फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह पकड़ा जाता है। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट ये था। अगली मैं बात करने वाला हूँ प्लेस होल्डर की। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता तो क्या होता है? अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखता, तो इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। प्लेस होल्डर के काम करता है, यहाँ प्लेस होल्डर लगा हुआ है। अगर मैं कुछ लिखूंगा तो ये ईमेल खत्म हो जाएगी, ये जो ईमेल लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं कुछ लिखूंगा तो यहाँ कुछ लिखा भी नहीं और फिर भी नहीं आ रहा। तो प्लेस होल्डर ये क्या काम करता है? प्लेस होल्डर का काम आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। क्यों यूज़ होता है? जब हम HTML फॉर्म बनाते हैं तो हमने यूज़र फ्रेंडली बनाना होता है कि यूज़र को पता हो कि ये फील्ड किस चीज़ की, यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, यहाँ पे नेम डालना है, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, तो अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो इससे जो कोई आ रहा है फॉर्म भरने, उसको पता लग जाएगा कि ये यूज़र नेम का फॉर्म है। ओके जी, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, वैल्यू भी बता दिया, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। और इसके अलावा मैं अभी एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको, प्लेस होल्डर, इसको भी मैं कर देता हूँ ख़त्म। अब है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट का काम करता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। HTML की हद तक बहुत कम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। ये कहाँ फिर नेम एट्रीब्यूट का मकसद क्या है कि जब बहुत कम यूज़ होता है? बहुत कम या ना बहुत कम या नहीं यूज़ होता है। ओके,
मैं इसको बिल्कुल ही नहीं, ये नहीं कहूँगा कि नहीं यूज़ होता है, होता होगा, लेकिन मैंने पर्सनली खाली HTML की हद तक मैंने मुझे नहीं याद कि मैंने कभी नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया हो। फिर इसका मकसद क्या है नेम एट्रीब्यूट का, क्यों लिखा हुआ है? मैंने आपसे वैल्यू एट्रीब्यूट में बात की थी कि हमने वैल्यू को पकड़ना होता है, डेटाबेस में स्टोर करवाना होता है। ये कोई पर्सन यहाँ पे लिखता है आतिफ, आसिम, कुछ भी लिखता है और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करता है। होप सो मैंने नहीं बनाया, मैं अभी बना देता हूँ। सबमिट बटन पे जब क्लिक करता है तो उसका फॉर्म, उस ये जो वैल्यू है हमने पकड़नी होती है और किसी जगह स्टोर करवानी होती है। ओके, तो ये तो आपको समझ आ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये वैल्यू पे जा रहा है, तो इसकी वैल्यू को पकड़ना किस तरह है? इसकी वैल्यू को पकड़ना नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हुए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, तो अब अगर मैं PHP या जावास्क्रिप्ट का यूज करूंगा, एक्चुअली मैं PHP का जब मैं यूज करूंगा तो मैं नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हुए क्या कर सकता हूँ, नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हुए इसकी वैल्यू को पकड़ सकता हूँ। तो इसलिए जब PHP यूज की जाती है तब नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेम एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है? इसकी वैल्यू को पकड़ने के लिए, किसी भी फील्ड की वैल्यू को पकड़ने के लिए। यानी कि अगर मैंने अभी नेम लिखा टेक्स्ट, तो अगर मैंने इसकी वैल्यू पकड़नी है, यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आतिफ लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ इसकी अगर वैल्यू पकड़नी है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा, इसका। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ रियल लाइफ से, रियल वर्क एग्जाम्पल से, कि अगर एक पुलिस वाले ने मुजरिम को पकड़ना हो तो कोई वो ऐसा सुराग निकालती है, एक ऐसा सुराग निकालती है जो डायरेक्ट जाके मुजरिम को पकड़ता है। ऐसा सुराग मिल जाता है, तो यही वो चीज़ है, ठीक है? कि इसको अगर मैंने इसको यूज़ करते हुए मैं इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू को यूज़ करते हुए मैं इसकी वैल्यू पकड़ सकता हूँ। नेम के अंदर क्या लिखा है? आतिफ। आतिफ को यूज़ करते हुए मैं इसकी वैल्यू पकड़ सकता हूँ। ये है नेम एट्रीब्यूट। इसको मैंने कर दिया खत्म। ओके जी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ नो ऑटो फोकस। ऑटो फोकस के बारे में बताता हूँ आपको। ऑटो फोकस क्या होता है? इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो ये फोकस हो रहा है। फोकस होने की वजह से क्या हो रहा है, जरा गौर क्यों करें आप, कि यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है हल्का सा, यानी कि ये पता लग रहा है कि हाँ अभी ये फोकस है, इस पे फोकस है। इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे फोकस है, इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे फोकस है। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर रिफ्रेश करें ऑटोमेटिकली फोकस किसी पे चला जाए, तो उसके लिए यूज होता है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, अभी मैं ऑटो फोकस यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X करके निकाल दूँ। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो किसी भी फोकस नहीं हो रहा, मुझे खुद फोकस करना पड़ रहा है। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, किसी भी फोकस नहीं हो रहा। अब मैंने इस पे कर दिया, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस पे फोकस जा रहा है। देखें, रिफ्रेश किया ऑटोमेटिकली इस पे फोकस जा रहा है, रिफ्रेश किया ऑटोमेटिकली इस पे फोकस। अब मिसाल के तौर पे कि ऑटो फोकस लिखा हुआ है और मैं इसे अगर रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश मैं इसे कर चुका हूँ, और अगर मैं नीचे वाले पे भी ऑटो फोकस लगा देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी मैं ऑटो फोकस लगा देता हूँ, तो अब ये किस वाले पे जाएगा? इस वाले पे जाएगा कि इस वाले पे जाएगा? अब ये जाएगा पहले वाले पे, जो सबसे पहले इसे ऑटो फोकस मिल रहा है वो उस वाले पे जाएगा, वो इस वाले पे नहीं जाएगा। हालांकि दोनों पे लगा हुआ है, इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है, लेकिन वो इस वाले पे जाएगा। अब मैं करवाता हूँ आपको कोर एट्रीब्यूट जो कि है मैक्स लेंथ और मिन लेंथ। अगर मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जितने मर्जी लफ्ज लिख दूं तो ये लिखे जा रहे हैं, बट यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ मैक्स लेंथ 5, यानी कि 5 से ज़्यादा ना लिखे जाएं, तो इसे करता हूँ, ये देखें 5 से ज़्यादा नहीं लिखे जा रहे। इसी तरह मैं कहता हूँ मिन लेंथ। अब मिन लेंथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी 3, यानी कि 3 से कम नहीं होंगे। 5 से ज़्यादा नहीं हो रहे लेकिन 3 से कम तो हो रहे हैं, तो ये तो फिर मैं काम नहीं किया, काम किया। मिन लेंथ का मतलब क्या है? कम से कम इतने होने चाहिए। मैक्स लेंथ का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इतने होने चाहिए। और ये मैक्स लेंथ और मिन लेंथ कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे स्ट्रिंग आ रही हो। ओके, ये नंबर पे यूज़ नहीं होगा। नंबर पे क्या यूज़ करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लगाता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, इसे करता हूँ रिफ्रेश और इसे करता हूँ थोड़ा जूम। अब यहाँ पे अगर टाइप सबमिट ये आ रहा है, ओके,
यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कम से कम कितने यूज होंगे, कम से कम यूज होंगे 3, तो मैंने 2 यूज कर दिए ए। तो यहाँ मुझे एक एरर मिल रहा है, प्लीज लेंथ दिस टेक्स्ट 3 कैरेक्टर और मोर देन 3 कैरेक्टर, या तो 3 यूज कर सकते हैं या तो 3 से ज्यादा यूज कर सकते हैं, 3 से कम यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने मिन लेंथ लगाया हुआ था। इसी तरह एक नंबर है, नंबर में आता है मिन और मैक्स। मिन का मतलब कम से कम इतना और मैक्स का मतलब कम से कम 10, ठीक है। नंबर पे मिन मैक्स यूज करना है आपने, स्ट्रिंग पे मिन लेंथ और मैक्स लेंथ यूज करनी है आपने। ओके जी, इसको मैं क्या करता हूँ रिफ्रेश और नंबर पे जाता हूँ, ये नंबर सी। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो इसे हटा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप अभी 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 से ऊपर भी जा रहा है और ये 5 से नीचे भी जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये लगा देता हूँ जिसमें मैंने लिखा कि मिनिमम 5 हो और कम से कम 5 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो, तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो स्टार्टिंग ही 5 से हो रही है, क्योंकि कम से कम 5 था और 10 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो ये है मिन मैक्स और मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। नाउ एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये हटा देता हूँ। इसके अलावा मैं मिन और मैक्स भी हटा देता हूँ। ये मैं करवा चुका हूँ आपको और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगी। कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो ज़रूर पूछेगा कमेंट करके। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मिन मैक्स लगा हुआ है, इस पर लगा हुआ जी। इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश और इससे करता हूँ मैं सबमिट। तो अब क्यों नहीं एरर आ रहा कि कम से कम आप 3 डालें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कम से कम 3 डालें। लेकिन अगर मैं छोड़ देता हूँ किसी भी चीज़ को तो अब क्यों नहीं दिखा रहा कि 3 डालें? क्योंकि मैंने इस फील्ड को ये नहीं कहा हुआ कि रिक्वायर्ड है। जब ये खाली होती है तब इसका मतलब ये है डिफ़ॉल्ट, यानी कि HTML फॉर्म में जो डिफ़ॉल्ट फील्ड वो रिक्वायर्ड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने फिल करनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिल करें। फॉर्म में होता ना कि ये फील्ड ऑप्शनल है, आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है तो दे दें, नहीं देना है तो ना दें। लेकिन ये फील्ड रिक्वायर्ड है, आपको देनी पड़ेगी। HTML कभी आपने फॉर्म फिल किया हो तो ये फील्ड आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं लगा हुआ एट्रीब्यूट, इसलिए ये इस तरह काम कर रहा है। अगर मैं ए लगाता हूँ तो फिर ये देखेगा कि इसकी जो लेंथ है वो तो 3 से कम है, 1 है, तब वो ये वाला एरर देगा। लेकिन जब मैं इसको छोड़ देता हूँ और सबमिट भी करता हूँ कहता तो फिर क्या देखेगा, तो फिर ये देखेगा कि यहाँ पे तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है फील्ड, इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कि अगर ये खाली भी हो फिर भी मुझे एरर मिले कि इस फील्ड को फुल करें, तो उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ होता है रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड, सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, अब मैं ऐसे करता हूँ सबमिट, तो मुझे एरर मिल रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि ये रिक्वायर्ड हो चुकी भी है। अब इसको फिल करना ज़रूरी है। अब मैं ए लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, फिर भी एरर मिल रहा है मुझे कि कम से कम 3 डालनी है आपने। 3 से ज़्यादा डाली, अब सारा कुछ ओके है। ओके, 5 से ज़्यादा डाल ही नहीं सकते। ओके, नाउ इसका भी हुआ। एंड अब रीड ओनली के बारे में बताता हूँ। इनको मैं कर देता हूँ ख़त्म, इसको भी कर देता हूँ मैं ख़त्म। ओके जी, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। रीड ओनली डिसेबल के बारे में बताता हूँ। ओके, रीड ओनली डिसेबल क्या है, रीड ओनली डिसेबल के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीड ओनली और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू आसिफ, वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बताया। अभी रीड ओनली है, इस पर हम कुछ राइट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में आपको बता चुका हूँ और इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो रीड ओनली लिखा हुआ है। अब रीड ओनली का मतलब क्या है कि ये फील्ड सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। देखें, मैं कुछ लिखूंगा तो लिखा नहीं जा रहा। ओके, तो इसमें लिखा नहीं जा रहा है, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसी तरह है डिसेबल्ड। अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिसेबल्ड, ये फील्ड डिसेबल्ड हो चुकी हुई है। अब इस पे भी लिखा नहीं जा रहा और रीड ओनली पे भी लिखा नहीं जा रहा। तो फर्क क्या है?
रियल लाइफ से फ़र्क समझाऊंगा मैं आपको। एक इंसान बीमार है लेकिन जिंदा है, फोत नहीं हुआ, जिंदा है। और एक इंसान मर चुका हुआ है, तो बीमार इंसान है लेकिन जिंदा है, और दूसरी तरफ एक इंसान मर चुका हुआ है। इन दोनों में फ़र्क है। डिसेबल्ड जो है वो मर चुका हुआ है लेकिन रीड ओनली नहीं मरा। अच्छा, HTML से साबित करके दिखाओ सर जी। ठीक है, मैं साबित तो कर सकता हूँ PHP को यूज़ करते हुए, लेकिन मैं आपको अभी करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि PHP का ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। देखें, मैंने आपसे कुछ देर पहले क्या बात की? मैंने आपसे बात की कि हम पकड़ सकते हैं किसी भी फील्ड की वैल्यू को नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए, पकड़ सकते हैं। रीड ओनली को भी पकड़ सकते हैं। कैसे? नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए। ओके, ये बस आप समझ लेंगे पकड़ सकते हैं। किस तरह पकड़ सकते हैं वो आगे की बात है। वो PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। वो एक अलग चीज़ है। वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, वो एक अलग चीज़ है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पकड़ सकते हैं। बस आप दिल में ये सोच रख लें कि पकड़ सकते हैं। रीड ओनली को भी पकड़ सकते हैं, बट डिसेबल्ड को नहीं पकड़ सकते। उसकी वजह क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू आतिफ, रिफ्रेश किया, वैल्यू आ गई वैल्यू। अच्छा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ वैल्यू आसिम। यहाँ भी वैल्यू आ गई, यहाँ भी वैल्यू आ गई। इसको पकड़ सकते हैं PHP का यूज़ करते हुए, नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। ओके, बट चूंकि ये डिसेबल्ड हो चुकी हुई है तो इसको नहीं पकड़ सकते। इसका काम ही बीच में कोई नहीं है। इसका काम ही बीच में कोई नहीं है। डिसेबल्ड हो चुकी हुई, ये डिसेबल्ड हो चुकी हुई, ये डिसेबल्ड हो चुकी हुई, ये डिसेबल्ड हो चुकी। इसका काम बीच में कोई नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी हुई है। ओके, सो इसको भी मैं करता हूँ ख़त्म। 4 एट्रीब्यूट की बात करते हैं। ऑटो फोकस भी मैंने करवा चुका हूँ। ओके जी, ख़त्म हो जा रहा है। ओके जी, लेबल टैग मैं यहाँ पे लिखूंगा। लेबल टैग मुझे उम्मीद है पता होगा आपको कि क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम और बस, या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि लेबल टैग क्या होती है। कम से कम कुछ को तो पता होगा कि लेबल टैग क्या होता है। सारों को तो नहीं, लेकिन कुछ को पता होगा लेबल टैग क्या होता है। ओके, यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है और ईमेल आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखें ना, कुछ भी नहीं हो रहा, बस यही आ रहा है। तो ये तो इस तरह करके भी आ जाता है, हो कुछ भी नहीं रहा। इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन 4 एट्रीब्यूट का करता है। 4 एट्रीब्यूट की बात सुने सर आप। 4 एट्रीब्यूट लेता है ID। किसकी ID? किसी भी इनपुट टैग की ID। क्यों? इसलिए कि अगर मैं लेबल पे क्लिक करूं तो उस इनपुट पे फोकस हो जाए। जैसे अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, बल्कि लगा रहने देता हूँ, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे क्लिक करने से क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है। ओके, इसका डिसेबल हटाना पड़ेगा क्योंकि फोकस नहीं कर रहा। इसका मैं डिसेबल हटा डालता हूँ। ये फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है। अब मैंने क्या बात की आपसे? मैंने ये बात की कि लेबल टैग एक लेता है एट्रीब्यूट 4। उसके अंदर आता है एक ID, उसके अंदर आती है एक ID। किस चीज़ की ID? उस चीज़ की ID जिस पे आपने फोकस करना हो। ओके, फोकस क्या होता है? फोकस ये होता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये, मैं इस पर क्लिक करूँ और ये वाला काम हो, मुझे भी इस पर क्लिक करना पड़ रहा है। ये भी यूज़र के लिए आसानी है। हर बारी ज़रूरी थोड़ी है कि यूज़र इस पर क्लिक करे। अगर वो मोबाइल पे आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा है और उसका टच उंगली यहाँ पे लग गई है तो फिर भी यहाँ पे फोकस लगना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एट्रीब्यूट में लिखता हूँ 4 और यहाँ पे ID डालता हूँ मैं यूज़र नेम। जिनको नहीं पता ID और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा जाके मेरी वीडियो देख ले। मुझे उम्मीद है कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक था क्लास और ID में डिफरेंस का, तो मैंने नहीं लिखा और मुझे याद भी नहीं रहा। लेकिन लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। ओके, और अगर मुझे ना याद रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ और वहाँ से प्लेलिस्ट खोलें मेरी, और HTML की प्लेलिस्ट, और HTML की प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से क्लास एंड एट्रीब्यूट वाली वीडियो ढूंढ लें। लेकिन पहले डिस्क्रिप्शन में देख लेना, शायद मैंने लिंक दिया हो। मैं शायद की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बस मुझे भूल ना जाए।
इसलिए आई होप मैं लिंक पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बार बार कही जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आईडी लिखी यूज़र नेम, यहाँ पे फॉर लिखा एम्प्टी। अब मैंने क्या बात की थी, फॉर में आईडी आती है किसकी, जिस पे फोकस करवाना हो। यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम, रिफ्रेश करूँगा, इस पे क्लिक किया, ये फोकस किया। अब ये दोबारा देखना, यहाँ पे लेबल पे कुछ नहीं लगा, ईमेल वाले पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे भी लेबल डाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगा। इस पे क्लिक करूंगा तो फोकस किया, इस पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ फॉर ईमेल, लेकिन यहाँ पे मुझे आईडी भी डालनी पड़ेगी, ईमेल, राइट। रिफ्रेश, इस पे करूंगा, इस पे फोकस, इस पे करूंगा, इस पे फोकस। ओके जी, ये भी इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब मैंने आपसे क्या बात की थी कि लेबल टैग 4 एट्रीब्यूट लेता है, जिसके अंदर आती है आईडी। किसकी आईडी, जिस पे फोकस करना हो उसकी आईडी। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक हो और फोकस ये हो, खोपड़ी हिलेगी, शायद खोपड़ी हिले आपकी। इस पे क्लिक करूँ, इस पे फोकस हो, इस पे क्लिक करूँ, इस पे फोकस हो। सिंपल, मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख दूंगा कि फॉर एट्रीब्यूट वो आईडी लेता है जिसे फोकस करवाना हो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, फॉर एट्रीब्यूट क्या लेता है, उसकी आईडी लेता है जिस पे फोकस करवाना हो। रिफ्रेश करता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, ये फोकस करेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो लगता है यार मैं कुछ गलती कर बैठा हूँ। आईडी यूजर नेम में गलती कर बैठा हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो ये फोकस, इस पे क्लिक करूंगा तो ये फोकस। लेबल टैग भी हुआ क्लियर, लेबल कह रहा हूँ फॉर एट्रीब्यूट। अब रह गया स्टेप और एक्शन, नो वैलिडेट। ओके, नो वैलिडेट में करवा देता हूँ। नो वैलिडेट क्या करता है, नो वैलिडेट एक ऐसा एट्रीब्यूट है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और आप चाह रहे हैं नहीं मुझे HTML की डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन नहीं चाहिए, ये वैलिडेशन ही थी ना रिक्वायर्ड और मिन लेंथ मैक्स लेंथ। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आप फॉर्म टैग में रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि अगर यूज़र नेम 10 लाइन से 10 लेंथ से बड़ा 10 अल्फ़ाबेट से बड़ा होता है, अगर ईमेल में .com नहीं आता और .net आना चाहिए, और इसके अलावा नंबर 2 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो। ये सारी वैलिडेशंस होती हैं जो कि फील्ड के अंदर की जाती हैं। तो अभी जो मैं आपको वैलिडेशन करवा रहा था, ये HTML की डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन थी। आपने इसमें कोई अपना कोड नहीं लिखा, आपने HTML को यूज़ किया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कस्टम वैलिडेशन करूँ, यानी कि आप कस्टम वैलिडेशन करें यूज़िंग जावास्क्रिप्ट, तो कस्टम वैलिडेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं HTML की वैलिडेशन मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ब्यूटीफुल किस्म की वेबसाइट बनाऊँ और अपनी कस्टम वैलिडेशन डालूँ। तो वहाँ पे आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं नो वैलिडेट का। कहाँ भी यूज करना है, फॉरम टैग के अंदर यूज करना है, नो वैलिडेट। ओके जी, इसको रिफ्रेश करूंगा मैं और इसको सबमिट करूंगा, सबमिट हो रहा है। अच्छा, अगर आप अच्छा कुछ लोग सेव कर लेता हूँ, मैं इसको मैंने हटा दिया। ओके, अगर आपके जहन में ये बात आ रही है पहले भी ये इस तरह वर्क कर रहा था, नहीं इस तरह वर्क नहीं कर रहा था। अगर मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, मैं करता हूँ ये, तो ये मुझे कह रहा है कि ईमेल एड्रेस सही तरह डालें, यही तो फॉर्म वैलिडेशन होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नो वैलिडेट लगा देता हूँ, अच्छा मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लगा दिया मैंने रिक्वायर्ड, अभी रिक्वायर्ड है, और यहाँ से मैंने वैल्यू हटा दी, रिफ्रेश करूँगा, देखिए फॉर्म वैलिडेशन डालें, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से रीड ओनली भी हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। वैलिडेशन आ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं अपनी वैलिडेशन डालना चाहता हूँ, तो उस वैलिडेशन को डालने के लिए आप चाहते हैं कि मैं ये वाली वैलिडेशन नहीं चाहता HTML वाली, तो वहाँ पे आपने सिंपली क्या लिख देना है, वहाँ पे आपने लिख देना है इंसर्ट, वहाँ पे आपने लिख देना नो वैलिडेट। अब अगर मैं सबमिट पे करूँगा तो सबमिट हो जाएगा, क्योंकि वैलिडेशन ही मैंने हटा दी है। ओके, वैलिडेशन हटा दी तो नो वैलिडेट काम कर रहा है। मैं आपको बात बताऊँ, आई डोंट नो कि कितने मिनट की वीडियो बन चुकी हुई है, ये मैं देखता हूँ एक दफ़ा और फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। 26 मिनट की वीडियो बन चुकी है और मुझे पानी की ख्वाहिश हो रही है।
और मेरा दिल चाह रहा है मैं जल्दी से वीडियो ख़त्म करके पानी पीऊँ। ओके, सो इसको भी हटा दो, 4 रह गए बस। मेथड एट्रीब्यूट के बारे में मैंने बात की हुई है फॉर्म टैग इन HTML में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर मुझे याद रहा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 2 किस्म के मेथड होते हैं एक फॉर्म के अंदर 2 किस्म के मेथड होते हैं। एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, बेसिक। गेट मेथड और पोस्ट मेथड में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, इनमें फ़र्क जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट नहीं भी लगाता तो डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म एट्रीब्यूट का मेथड रहता है वो गेट रहता है। अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा तब भी वो गेट मेथड को उठा रहा है, गेट मेथड यूज़ कर रहा है। ओके, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड पोस्ट बड़े अल्फ़ाबेट में, तो अब वो पोस्ट मेथड उठाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता तो अब वो गेट मेथड उठाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, गेट रहता है। पहली बात। दूसरी बात, गेट और पोस्ट में फ़र्क क्या होता है? एक फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, दो बता देता हूँ। पहला फ़र्क, गेट जो होता है वो फॉर्म सबमिट के लिए सिक्योर नहीं होता। अगर आप अपना यूज़र नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, साइन अप करना चाह रहे हैं, लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो वो गेट रिक्वेस्ट जो है, वो गेट मेथड जो है, गेट रिक्वेस्ट वो जो है वो सेफ नहीं है, जबकि पोस्ट सेफ है। क्यों? सवाल ये है। इसकी वजह मैं दूसरे में बयान करूंगा। जब भी गेट रिक्वेस्ट यूज की जाती है तब क्या होता है? सी, गेट रिक्वेस्ट मैंने यूज की, गेट ही यूज की ना मैंने। जब मैंने गेट रिक्वेस्ट यूज की और मैंने यहाँ पे डाला ASD, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आसिम, अब आतिफ में आसिम आ जाएगा, तो URL में मुझे हो गया शो। क्यों किसी को शो करवाएं? मिसाल के तौर पे अगर कुछ साइट पे आपका दोस्त बैठा हुआ है और आप अपने बड़े मज़े से डाल रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, ओए मैं ना इस वेबसाइट पे मैं लॉगिन करने लगा हूँ, ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट लगी हुई है, तो उसने यहाँ से सबमिट, आपने यहाँ से ईमेल अपना यूज़र नेम डाला, यहाँ पे पासवर्ड डाला और सबमिट किया, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ गया, उसे पता लग जाएगा। उसने अगर दोस्त बेवफा हुआ तो उसने आपके साथ गद्दारी कर लेनी है। ओके, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्त वाली, और भी बहुत सारी वजूहत है। इसलिए जो गेट है वो सिक्योर नहीं है। गेट जब भी हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो गेट ऊपर सारा दे देती है। क्यों दे रही है? अच्छा, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस आप ये समझ लें क्योंकि वो PHP के काम है। गेट ऊपर काम कर देती है, ऊपर सारा काम दिखा देती है कि जी आतिफ में ये है। अच्छा, आतिफ कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम और फिर करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पे डाल देता हूँ आतिफ। ओके, नेम इज। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मेथड पोस्ट। कौन सा वाला मेथड लिख दिया? मैंने लिख दिया यहाँ पे मेथड पोस्ट। अगर मैं यहाँ पे मेथड हटा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट क्या होता है? गेट होता है। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आतिफ और इसे करूँगा सबमिट, तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू क्या आ रहा है? आतिफ आ रहा है। नेम इज इक्वल टू क्या आ रहा है? आतिफ आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, HTML कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मेथड पोस्ट। रिफ्रेश करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा आतिफ। ओके, ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, सबमिट हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए पोस्ट क्या है? सिक्योर है, और जो गेट है वो सिक्योर नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैंने पहले गेट को सिक्योर कह दिया। अगर ऐसा मैंने कहा है तो मैं ऐसी गलती हो गई है, मेरे मुंह से ज़ुबान फिसल गई होगी। गेट सिक्योर नहीं है, पोस्ट सिक्योर है। फॉर्म सबमिट करने के लिए गेट के अलग मामला हैं, गेट अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है, पोस्ट वाला अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आपने फॉर्म सबमिट करवाना हो, अगर आपने यूज़र लॉगिन डालना हो, अगर आपने लॉगिन सिस्टम बनाना हो और फॉर्म बनाना हो, पोस्ट जिसमें सबमिट पोस्ट करनी हो, इस तरह की चीज़ें, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पोस्ट यूज़ करें। ओके,
ओके जी, यहाँ से मेथड हो गया क्लियर और इस मेथड को मैं देता हूँ हटा और यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन। एक्शन का मतलब ये जब सबमिट बटन पे क्लिक हो तो कौन सा पेज खुले। अगर मैं एक्शन नहीं लिखता या खाली छोड़ देता हूँ तो यही वाला खुलेगा। अगर मैं नहीं खाली छोड़ता और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जैसे कि form.html, शायद ये मैंने बनाया नहीं हुआ, तो ये form.html पे जाएगा। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आतिफ form.html पे चला गया। एक्शन किस पे हुआ? form.html पे। सबमिट बटन पे क्लिक हुआ, एक्शन पे गया, वो उसने एक्शन देखा, form.html पे जाओ, form.html पे चला गया। पेज नॉट फाउंड, फाइल वॉजंट फाउंड मतलब क्यों आ रहा है कि मैंने फाइल बनाई ही नहीं है, इसलिए आ रही है। ओके, एक्शन क्या करती है? एक्शन काम क्या करता है आपको मुझे उम्मीद है पता लग गया होगा। अगर मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, इसे बैक करता हूँ और इसे करता हूँ आतिफ, तो अब इधर ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने खाली छोड़ दिया। इसके अलावा साइज रहेगा और स्टेप रहेगा। स्टेप के लिए मैंने नंबर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश और नंबर पे जाता हूँ तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि 4 के हिसाब से जाए तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्टेप 4। अब देखिएगा 4, 8, 12, 16, 20। ओके, 4 को आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 20, ओके, यही काम मैं किस में करता हूँ? डेट में करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप और G4, रिफ्रेश किया, डेट पे क्लिक किया तो डेट देखिएगा, पहले 4, पहले 4, फिर चौथे पे, 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 उसके बाद यहाँ भी चौथे पे आ रही है। ओके, अगर मैं ऐसे हटा देता हूँ स्टेप, तो भी देखिए। ओके, किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन पहले इस तरह नहीं होता। आखिरी एट्रीब्यूट रह गया, वो है साइज। अब मैं वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ और जाके पानी पीऊँगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ। यहाँ पे मैं साइज का काम करता है। साइज देखिए, यहाँ पे मैं करूँगा रिफ्रेश और इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक बारी में एक ओपन हो रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइज 2, तो एक बारी में 2 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं। ओके, फिर 2, फिर 2 आ रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ एक ही बारी में 4, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बारी में 4। अब एक बारी में कितने आ रहे हैं? अब एक बारी में आ रहे हैं 4, 1, 4, देखें 1, 2, 3, 4, उसके बाद 1, 2, 3, 4। अगर मैं यहाँ से साइज हटा देता हूँ तो एक एक का आ रहा है। बस इस वीडियो में इतना था कि क्वेश्चन या क्यूरी हो तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे वाकई प्यास लग रही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी जी माँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मैंने ना आपके लिए आसानी सोची कि आपको एक ही वीडियो से सारा कुछ मिल जाए। ओके, और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, मुझे हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, वो बात ना मेरे ज़हन से निकल गई है। वो बात क्या थी? बात याद आ गई। जल्द ही मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मैं HTML पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि क्रैश कोर्स होगा। 1-2 घंटों का, 1-2 घंटों का क्रैश कोर्स होगा। लेकिन उस दफ़ा मुझे अगर याद आ रहा तो पानी मैं साथ लेके बैठूँगा। 1-2 घंटों का क्रैश कोर्स होगा, वो एक ही वीडियो में मैं आपको HTML करवाऊँगा। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट करवाई, लेकिन वहाँ पे एक ही वीडियो पे मैं सारा कुछ करवाऊँगा। ओके, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ना तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। इसके बाद CSS करवाऊँगा और पूरी वेब डेवलपमेंट करवाने वाला हूँ मैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।